मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक डायलॉग है, अपने को फुल प्रूफ डॉक्टर बनना है। तो मुझे किसी का दर्द सहन नहीं होता था और दर्द का लिटरल इलाज करना के बारे में सोचता था। लिमिटेड मीन्स का कभी लिमिटेशन नहीं लगा मुझे। क्यों? भरोसा था अंदर से कि हो सकता है, बट मेहनत करने से मुझे कौन नहीं रोक सकता है। अगर आप देखोगे कि डॉक्टर को जो पेमेंट्स भी है या ड्यूटी आवर्स है, जो आप जाके खुद से फैसिलिटीज देखोगे, आप उधर बैठोगे भी नहीं मैडम। जाने की और ट्रीटमेंट की बात तो बहुत दूर की बात है। गोलियां नहीं है, नॉर्मल पैरासिटामोल, ये वो चीजें खत्म हो जाती है। इंजेक्शंस नहीं मिलते, क्लीनलीनेस की तो बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर बनाने का काम बिल्कुल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था। एक देश की सेहत उनके हाथ में है। अगर आज के दिन भी सर्वे करेंगे हम, पैथेटिक हॉस्टल ऐसे रहते थे मैम कि मींस पब्लिक टॉयलेट्स भी बेटर रहते हैं कभी कभी। इट इज सो बैड। पीपल प्रेफर गेटिंग ऑपरेटेड फ्रॉम इंडियन डॉक्टर्स और शोइंग इंडियन डॉक्टर्स। ऐसा एक है स्टैटिस्टिक्स में। वी हैव वेरी गुड रेडिएशन मशीन्स, वी हैव वेरी गुड डायग्नोस्टिक थिंग्स नाउ, वी हैव रोबोटिक सर्जरीज भी एट पार विद द वर्ल्ड है। उसी इंसान के जो स्टेम सेल है भी, हम हमारे बच्चों के जो अम्बिलिकल कॉर्ड्स है उसमें से स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करवा सकते हैं एंड फ्यूचर में उन पर्टिकुलर सेल्स को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बने। किसी का हार्ट में बनाना है, किसी का किडनीज बनाना है, कार्टिलेजेस बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं। मतलब मुझे पंक्चर बनाने वाला याद आ रहा है कि वो टायर का एक पैच लेता है और उसी पैच को टायर में दूसरे में लगा करके उसमें मर्ज कर देता है। ये तो ऐसा पैच है जो पूरा टायर बना देगा। जबरदस्त है। डॉक्टर अजहर, कांदीवली की एक मामूली सी चौल से, एक ऐसे परिवार से जहाँ कोई किसी एजुकेशन बेस्ड करियर के लिए एस्पायर नहीं कर रहा है, आपका कोई सिबलिंग या कोई कज़न या कोई और रिश्तेदार। yes. कैसे हुआ कि आप सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बने वहाँ से निकल के? क्या कहानी है ये? इसके पीछे एक इंस्पिरेशन है, बहुत सारी दुआएं हैं अम्मी की और बाकी परिवार वालों की, नेबर्स की, चाली वालों की, है ना। और एक विजन है। तो बेसिकली आई एम ए वेरी एम्पैथिक पर्सन। तो मुझे किसी का दर्द सहन नहीं होता था और दर्द का लिटरल इलाज करना के बारे में सोचता था। और नेबर में एक दीदी थे जो इंस्पायरिंगली एमबीबीएस कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि वो कर सकते तो हम भी कोशिश कर ही सकते हैं। और धीरे धीरे मेरी जर्नी उस जगह से स्टार्ट हुई। मीन्स लिमिटेड मीन्स का कभी लिमिटेशन नहीं लगा मुझे। क्यों? क्योंकि भरोसा था अंदर से कि हो सकता है, चीज़ें पॉसिबल है। क्योंकि मेहनत करना तो अपने हाथ में है ना, रिजल्ट की बात अलग है, बट मेहनत करने से मुझे कौन नहीं रोक सकता है ना। तो वो चीज़ मैंने कोशिश की और माशाल्लाह बचपन से जो भी चीज़ के लिए मेहनत की थी मिली है। तो फाइनली एमबीबीएस का जो ड्रीम था वो भी मेरा पूरा हुआ। जर्नी मेरी बहुत रफ एंड टफ थी या फिर बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली थी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सो सारे हार्डवर्क प्लस सबकी जो दुआएं थी, अम्मी की, मेरे ब्रदर की, वो सब रंग लाई और फाइनली आई एम टू दिस लेवल टुडे। आई एम ए लैप्रोस्कोपिक एंड pursuing to be robotic surgeon also, and my special interest is in gastrointestinal and oncologic surgeries. सो डे बाय डे चीज़ें अपडेट हो रही है। एआई ऑलरेडी रोबो में आ चुका है कि वो एग्जैक्टली बताता है कि किस प्लेन्स में आपको कट करना है एंड कैसे जाना है। वी विल सी दैट ऑल्सो। बट बेसिक जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इनिशियली मैं एनरोल किया था डिप्लोमा फार्मेसी के लिए। हाँ, डिप्लोमा फार्मेसी। यस। क्या होता था कि बचपन में ऐसा था कि पेरेंट्स के पास एक स्पेसिफाइड अमाउंट था और मेरे मार्क्स भी ओके थे इन 12th स्टैंडर्ड। बेस्ड ऑन दैट डिप्लोमा फार्मेसी मुझे मिल रहा था एंड हो रहा था चीज़ें। तो पेरेंट्स का ऐसे सोच पड़ी कि एटलीस्ट इतना तो कर ले, तो कुछ तो तेरे पास सब्सटैंशियल हो जाएगा। तो मैंने कर लिया, डिप्लोमा में गया। बट डिप्लोमा में एक दिन एक प्रोफेसर ने हमें जब कहा कि आज तुम्हारे में और मेरे में एक डिफरेंस है कि जो चीज़ तुम कर सकते हो आज भी, मैं नहीं कर सकता हूँ। ही वॉन्टेड टू बी एन एमबीबीएस बट ही नेवर बिकेम वन। तो बट उन्होंने बोला कि अगर आप सोचोगे आपको कुछ करना है लाइफ में तो आपके पास टाइम है, और मेरे पास वो नहीं है। वो प्रोफेसर साहब 40 के ऊपर के थे। तो अनफॉर्चुनेटली एक लिमिटेशन है इंडियन करिकुलम सिस्टम का या फिर इंसान का,
या एक आम सिटीज़न का, कि उसके पीछे इतने सारे बाइंडिंग्स होते हैं या फिर ये चीज़ें होती है कि वो सोच नहीं पाता। उस दिन मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि आई थिंक सो मेरे पास एक ही ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कब करूँगा, आई डोंट नो। तो उस रात को मैंने अब्बा को फ़ोन किया कि नहीं अब्बा, डी फार्म तो ठीक है और मैं करूँगा, बट इसके बाद मैं कोई जॉब वॉब करके नहीं बैठूँगा, मैं मुझे एमबीबीएस के लिए कोशिश करना है। और अब्बा ने बोला कि ठीक है बेटा, आप कर लो, बस थोड़ा आपको सपोर्ट करके करना पड़ेगा। तो मैंने 6 मंथ्स एज ए एमआर जॉब किया मैडम, और मैं पढ़ाई करता था। दोपहर में डॉक्टर्स के पास जाता था, दवाइयाँ देता था। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं काम कर रहा था और मैं पढ़ाई भी कर रहा था साथ में। 6 मंथ्स, जनवरी 10th को मैंने जॉब छोड़ा। मई 5th को मेरी एग्ज़ाम हुई, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। अरे वाह! सो ये रही मेरी जर्नी। जिस दिन एमबीबीएस मिला उस दिन मुझे लगा कि इतना बड़ा सपना मेरा पूरा हो गया, और एमबीबीएस में आने भर का था कि इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी एंड इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मेरे पूरे फैमिलियल बैकग्राउंड में कोई भी इतना हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड नहीं था। सो मेरे से शुरुआत थी उस पार्ट पे, एंड फिर पीछे मुड़ना नहीं था। एमबीबीएस के बाद डे वन से मुझे सर्जरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। एनाटमी मुझे समझ में आती थी, स्पेशियल ओरिएंटेशंस एंड किसका रिलेशन किसके साथ कैसा है, एंड स्पेशल इंटरेस्ट ब्रेन में था। तो न्यूरो सर्जरी का मैंने सोचा था डे वन पे कि मैं न्यूरो सर्जन बनूंगा। उसी तरह फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बनते गए, इंटर्नशिप कंप्लीट हुई। और इंटर्नशिप जब आई तो एक डॉक्टर को एक ये होता है कि उसको सारी चीज़ों का, जैसे ईएनटी हो गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक डायलॉग है, अपने को फुल प्रूफ डॉक्टर बनना है। तो उस फुल प्रूफ डॉक्टर बनने के लिए इंटर्नशिप इज़ कंपलसरी, क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हो तो आप बाकी चीज़ें भूल जाते हो। आप सर्जरी करो तो आपको सर्जरी ज़्यादा पता रहेगा, ईएनटी नहीं पता होगा, ऑर्थो कम पता होगा, मेडिसिन कम पता होगा, ऑप्स गायनी कम पता होगा। लेकिन जो इंटर्न होता है उसको सब पता होता है, और वो एक ऐसी चीज़ है जब इंसान को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है कि आप कौन सी फील्ड आप इंटरेस्ट करोगे। तो इंटर्नशिप हमारी शुरू हुई। इंटर्नशिप मैंने बहुत सीरियसली की, अच्छे से की, हर एक छोटे से छोटे प्रोसीजर एंड एवरीथिंग में सीखा। कहाँ हुई आपकी इंटर्नशिप? हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मीरज, इट इज़ नियर सांगली। इट्स अ वेरी फेमस सिटी एक्चुअली। सो वहाँ पे एक ओल्ड हॉस्पिटल भी है, मिशन हॉस्पिटल, जहाँ पे सपोजिटली फर्स्ट कार्डियक सर्जरी हुई है। वाह! हाँ, सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लेगेसी। तो वहाँ से जर्नी मेरी शुरू हुई। मीरज में होने के बाद उसके बाद हम लोग ने वही कि फिर से प्रिपरेशन शुरू किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एंड न्यूरो सर्जन बनने के लिए पहले आपको जनरल सर्जन बनना पड़ता था। तो जनरल सर्जरी के लिए मेरा एनरोलमेंट हुआ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। वहाँ पे मैंने जनरल सर्जरी की सीट क्रैक की एंड अगेन वेरी एनरोल्ड। प्रेस्टिजियस। Yeah, it is amazing. One of the state of art facility which is there in Mumbai, Andheri. It is amazing place and बहुत उधर एक्सपीरियंस मिला। वहाँ के हमारे न्यूरो सर्जन सर ने बोला कि जब हम उसमें गए उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचने पड़े। बहुत सारे रहते हैं, जैसे गैस्ट्रो सर्जरी होती है, ऑन्को सर्जरी होती है, यूरोलॉजिकल सर्जरी एंड न्यूरो सर्जरी। सो न्यूरो में मेरा इंटरेस्ट था, बट लुकिंग एट द लॉन्ग करियर पाथवे एंड लेस ऑपरेटिव, जैसे न्यूरो सर्जरी में एक कहावत बोलते हैं कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रॉमा का पेशेंट होता है तो उसका आउटकम हमारे हाथ में नहीं रहता है। अगर आप भले ही कितनी अच्छी सर्जरी कर लो, बट पेशेंट कभी कभी पैरालाइज रह जाता है, आउटकम वाइज वो रिवॉर्डिंग नहीं रहता। तो ऐसी भी एक फैक्टर था उसके पीछे। एंड द करियर पाथवे, मतलब ऑलरेडी हम लोग ये सब करते करते 35 के तो हो ही जाते हैं। 35 के हो जाते हैं? जी जी जी। उसके आगे चलते चलते अगर सेटलमेंट में और 5-6 साल 10 साल निकल जाना, इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रेनिंग पाथवे। किसी का ब्रेन स्कल ओपन करके ब्रेन में सर्जरी करना इज़ नॉट अ जोक। सो लुकिंग एट दैट फैक्टर आई शिफ्टेड टू गैस्ट्रो एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन फिर मिनिमल एक्सेस सर्जरी में हुआ। सो अच्छा। हाँ, मिनिमल एक्सेस का मीनिंग क्या होता है कि जो आप काम चीर फाड़ करके ओपन सर्जरी करके कर रहे हो वही काम आप छोटे छोटे दूरबीन वाले होल से करेंगे। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप पेशेंट को 10 सेंटीमीटर का इंसिजन दो और 10 मिलीमीटर का दो, 10 सेंटीमीटर में ज़्यादा पेन होगा, मसल्स कटेंगे, ज़्यादा डैमेज होगा। बट वही काम अगर आपने 10 मिलीमीटर से किया तो सारी चीज़ें कम हो जाएगी, पेशेंट जल्दी रिकवर होगा
एस्थेटिकली अच्छा रहेगा, कोई स्कार्स नहीं रहेगा, आगे आने वाले हर्निया या कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाएंगे। तो मैंने वो चीज़ सिलेक्ट की और अभी मैं प्राउडली बोलता हूँ कि 99% ऑफ माई सर्जरीज आई एम डूइंग मिनिमली इन्वेसिव, वाह। हार्डली 1% सर्जरीज वी डू ओपन। इंडिया में गैस्ट्रो पेशेंट्स बहुत हैं, आई थिंक शायद सबसे ही ज़्यादा हैं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है ये जो हाईटेक इलाज है आपका वाला, जी। ये कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकता है और इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस क्या है? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अभी ये अवेलेबल है। लैप्रोस्कोपी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉस्टली थिंग, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है जनरली, और उस किसी भी चीज़ को संभाल के रखना पड़ता है, तो उसके इंस्ट्रूमेंट को हमें संभालना पड़ता है। गवर्नमेंट अगर सीरियसली लेगी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि अभी वैसा सिनेरियो नहीं है, कभी कभी गवर्नमेंट सेटअप्स में छोटे छोटे मेडिकेशंस भी नहीं मिलते हमें फॉर द पुअर पेशेंट। अगर आप जीडीपी देखोगे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम पे जितना स्पेंड होता है स्पेशली फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, इट्स वेरी वेरी पुअर, वेरी नेग्लिजिबल। ये हम सबको पता है, द सैड रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। उसी के पैरेलली जो प्राइवेट सिस्टम्स है, सो इंडियन मेडिकल सिस्टम प्राउडली स्पीकिंग इज़ एट पार विद द फॉरेन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, एंड ग्लोबल लेवल पे उसका कॉस्ट भी बहुत कम है। मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट इंडिया को एज ए मेडिकल टूरिज्म की तरह देखते हैं। सो उस एंगल में इट इज़ अमेजिंग, इट्स ग्रेट। बट डेफिनेटली बहुत सारा काम जो मिनिमल एक्सेस में हो सकता है वो आज भी ओपन के इसमें होता है। ऐसा लगता है कि किसी पेशेंट के पास सिर्फ पैसों की वजह से ऐसा हो रहा है। सो वो एक फैक्टर, एक गैप है जिसको हम भर सकते हैं। और गवर्नमेंट सीरियसली लेगी तो डेफिनेटली उसमें काम और भी बेहतर हो सकता है। दिल्ली के अंदर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स हो गए, जीबी पंत हो गए, और आरएमएल हो गए, सफदरजंग हो गए, ये सब जगह पे अच्छा खासा मिनिमल एक्सेस का काम होता है। फिर भी अप टू द 100% लेवल का तो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वहीं पे वहाँ पे भी लिमिटेशंस आती है बिकॉज लोड इतना ज़्यादा है। बट इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम पेशेंट के इसके ऊपर नहीं, फैसिलिटीज़ के वजह से हम लोग डिसीजन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट को देने की कोशिश करेंगे। जब भी हेल्थ सेक्टर की बात होती है, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं हैं। दिल्ली से थोड़ा सा आप बाहर निकलिए तो मतलब मेट्रो से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एहसास हो जाता है। तो ऐसे में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ जो हैं वो बहुत हाई डिमांडिंग हाँ, चीज़ हो गई है। हाई डिमांडिंग है और बहुत हाई-फाई लगता है कि भाई ये तो कुछ दूसरी दुनिया की बातें हैं। तो इसका इम्पैक्ट आप ये बताएँ कि कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी भी तो पेशेंट की जल्दी आती है ना, है ना? एक्चुअली तो लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे कि हाँ। जो चीज़ें वेस्ट ने इम्प्लीमेंट की है और अडॉप्ट की है वो कोई भी चीज़ें नॉन प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे, आपने 100 लेप्रोस्कोपी के पेशेंट किए और 100 नॉर्मल पेशेंट किए, वो जो 100 पेशेंट लेप्रोस्कोपी के रहेंगे वो तुरंत प्रोडक्टिव बन जाएंगे और उनकी जो इनकम रहेगी, उनकी जो मॉर्बिडिटी रहेगी वो कम रहेगी, मतलब वो घर पे नहीं बैठेंगे। एज अपोज टू 100 पेशेंट जो हमने ओपन के किए कंपैरेटिवली, वो इतना जल्दी काम रिज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप रेशियो वाइज देखोगे तो लेप्रोस्कोपी किफ़ायती रहेगा, ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा एज़ कम्पेयर टू ओपन। बट तो जो इमीडिएट कॉस्ट रहता है वो अपने पास नहीं होता और उसी की वजह से हम उस साइकिल में चले जाते हैं जो ये है। और एक मैम ये चीज़ थी कि जो डिस्क्रिपेंसी है अमीर और गरीब की अपने भारत में, वो कई गुना ज़्यादा है। मतलब जो एक इंसान नॉर्मल से कस्बे में या देहात में या खेड़े गांव में, हम लोग मराठी में बोलते हैं, उसमें रहता है, उसको पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है कि ये ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, अवेयरनेस रहेगा तभी भी स्पेंडिंग कैपेसिटी का इशू आ जाता है। तीसरी बात, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पे तो वो नहीं रिलाई कर सकता, क्योंकि अब आपने एक अच्छी चीज़ बोली है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। सो इट्स अ वो वेरी गुड कंसेप्ट जो रहना चाहिए, जहाँ पे एक बेसिक लेवल का ट्रायज हो और बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, उसके बाद इंसान को आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर तालुका और मेन सिटी लेवल के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर सके। बट सैड पार्ट ऐसा है कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो अगर आप देखोगे कि डॉक्टर को जो पेमेंट्स भी है या ड्यूटी आवर्स है, जो फैसिलिटीज़ है, अगर आप पीएचसीज का सर्वे करेंगे मैडम, आई डोंट नो ऐसा कोई सर्वे किसी ने किया है या फिर कोई प्राइवेट इंसान या एनजीओ ने कुछ किया है, बट अगर आप जाके खुद से फैसिलिटीज़ देखोगे, आप उधर बैठोगे भी नहीं मैडम। जाने की और ट्रीटमेंट की बात तो बहुत दूर की बात है ना?
कि फैसिलिटीज़ नहीं है, गोलियाँ नहीं है, नॉर्मल पैरासीटामॉल ये वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, इंजेक्शंस नहीं मिलते, क्लीनलीनेस की तो बहुत बुरा हाल बात, है। हाँ, तो ये सब जो गैप है, जब तक ये नहीं कवर होगा विद द सिस्टम गवर्नमेंट, तब तक कैसे हो पाएगा मैम? लैप्रोस्कोपी तो उस जगह पे वुड बी लाइक अ ड्रीम ना। हमारे देश में बहुत सारे मज़दूर और श्रमिक जो बहुत मेहनत करके अपने घरों से दूर बड़े शहरों में आके में गुजारा भत्ता कमाते हैं अपना। उनके साथ ये है कि एक तो वो कुपोषण का शिकार होते हैं, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, जी खाना साफ़ नहीं हो रहा है और ऐसे जी लोगों को पेट की बीमारियां अक्सर ज़्यादा हो जी सकती हैं। जी ठीक है, फिर शौचालयों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो भी एक परेशानी है। जी ऐसे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो अ, उनके अक्सर मसले गैस्ट्रो ही होते हैं, जी ठीक है? जी तो ये वाला जो तबका है, इसको इसके पास लेप्रोस्कोपी का ऑप्शन हो तो वापस अपने मज़दूरी पे, अपने काम पे, बजाय इसके कि 1 महीना वो उसको रेस्ट करना करेक्ट लाज़मी है, करेक्ट। वो 1 हफ़्ते के बाद काम पे वापस लौट सकता ऐसे है। हम लोग काफ़ी लेबर क्लास लोगों के भी सर्जरीज करते हैं, फॉर एग्जांपल हर्निया सर्जरीज काफ़ी लोगों को होता है क्योंकि उनमें वज़न उठाने का भी ये ज़्यादा होता है। और एक और बात बताना चाहूँगा कि लेबर क्लास में एडिक्शन भी ज़्यादा था, तो टोबैको जो टोबैको है किसी भी फॉर्म में, सिगरेट या बीडीज या टोबैको चीविंग, वो एक नोन कॉज है हर्निया के लिए मैडम। अच्छा जी। ये किसी को पता नहीं होता, बट हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा हुआ है। टोबैको और उसके जो घटक होते हैं सिगरेट, उससे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ वीक हो जाते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ वीक होते हैं, उस जगह से हर्निया डेवलप होता है। अच्छा जी। जी जी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच नोबडी नोज। दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी बात आप सुन रहे हैं कि तंबाकू से अभी तक हमें लगता था माउथ कैंसर या लंग्स का प्रॉब्लम या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जी आप ये बता रहे हैं कि हर्निया जैसी चीज़, यस, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो वीक हो रहे हैं। वीक हो जाते हैं। और लंग्स का जो प्रॉब्लम होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू वीकनेस की वजह से होता है। इट्स लाइक अ सिस्टमिक प्रॉब्लम, वो अपने सारे सिस्टम्स को जाके तकलीफ देता है ना। तो लेबर क्लास लोगों में दोनों रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। एक तो ज़्यादा काम करना पड़ता है उनको, ट्रॉमा की भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्लस हाँ तंबाकू टोबैको और अल्कोहल या अदर एडिक्शंस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से उनमें आ जाता है। बट सक्सेसफुली एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे या गुड अच्छे जगहों पे कुछ कुछ अच्छे सर्जन जो अपने खुद के लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट्स लेके करते हैं ऑपरेशंस, तो ऐसे पेशेंट्स में रिजल्ट्स आर वेरी गुड। मेरे हर्निया के पेशेंट्स का जो टोटल इंसिजन साइज़ रहता है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर ही रहता है। 3 इंसिजन छोटे छोटे उसमें से हो जाता है, और जो कन्वेंशनल हर्निया का इंसिजन है वो अराउंड 7 से 10 सेंटीमीटर तक रहता है। वाह। तो और जो मैश लगानी है वो भी अच्छी खासी, मतलब इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, सिंपल मैश ही यूज़ हो जाती है, पेशेंट का सॉल्व हो जाता है ना। सिर्फ एक चीज़ है कि एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे हमारे ट्रेंड सर्जन है, अभी मैं मिनिमल एक्सेस में ट्रेंड हूँ, तो एक ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए सर्जन की बिफोर ही इंडल्ज इन लैप्रोस्कोपी। यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है कि जी बहुत से पेशेंट्स डायबिटिक हैं जी और एडवांस एज के हैं, जी 70 प्लस एज के हैं, हम्म डायबिटिक हैं, हम्म और उनको हर्निया, अक्सर ऐसे एज ग्रुप में बहुत हर्निया सारे आता कॉमन। है ना? यस, ऐसे पेशेंट्स के लिए कितना सेफ है ये वाला ऑपरेशन, और आप क्या कहेंगे कि नहीं करवाएं या करवा लें, कैसा है? हर्निया एक ऐसा चीज़ है मैम कि जिसका ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देर आर वेरी हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और हर्निया का ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है, उसमें कभी कभी इंटेस्टाइन आके अटक जाते हैं। अगर इंटेस्टाइन आके अटके और वो फिर से वापस अंदर नहीं जा पाए, तो उसमें इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मतलब खाना जो रहेगा वो आगे बढ़ेगा नहीं, पेशेंट मोशन नहीं पास कर पाएगा। ये लाइफ थ्रेटनिंग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो मेरा डिक्टम ऐसा है कि जब मैं हर्निया के पेशेंट्स को अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी करेंगे उतना वो कम कॉम्प्लिकेट होगा, उतना जल्दी ठीक होगा। और जहाँ सवाल जो जेरियाटिक पॉपुलेशन का आपने बोला, जो 60 प्लस है, इनमें हम पेशेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं। जो लोग, कुछ लोग क्रोनोलॉजिकली 70-80 रहते हैं, बट बायोलॉजिकली 60 तक ही रहते हैं। उनमें जो फिट है, अच्छे खासे चलते फिरते हैं, उनमें तो हम लोग लैप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कैंसर सर्जरीज भी हम लोग लैप्रोस्कोपी से करते हैं मैम, इन दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो। डायबिटीज़ है तो फिर बिल्कुल हो उल्टा सकता है। ज़्यादा, क्योंकि देखिए ना, डायबिटीज़ में अगर आप ओपन सर्जरी करोगे, उसके एडवांस में अगर लैप्रोस्कोपी करोगे तो इन्फेक्शन का चांसेस तो काफ़ी कम हो जाएगा ना। बेशक। तो वो, और डायबिटीज़ अदर चीज़ों को लिमिट नहीं करता।
मेन चीज़ रहती है रिकवरी, हीलिंग। हीलिंग फास्टर हो जाती है लेप्रोस्कोपी से इन डायबिटिक्स ऑल्सो। मेन चीज़ ये रहती है हमारी कि जनरली लेप्रोस्कोपी में हम लोग को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। जो भी इंसान जनरल एनेस्थीसिया सह सकता है, भले वो 90 ईयर्स का हो, उसमें भी हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी। रिसेंटली मैंने एक 87 ईयर ओल्ड का हर्निया ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से किया था एंड ही इज़ फाइन। वाह। तो दर्शकों, जो लोग एडवांस एज में हैं और वो उनको इस तरह की प्रॉब्लम है, हर्निया जैसी प्रॉब्लम है या गैस्ट्रो की कोई और प्रॉब्लम है, तो वो लेप्रोस्कोपी में ही जाएं, कोशिश करें कि वो उसी में जाएं। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि कॉस्ट एक फैक्टर होता है, लेकिन अगर वो किसी तरह मैनेज हो जाए तो उसी में जाएं। और अवेलेबिलिटी वाइडली है, काफ़ी जगहों पे अवेलेबिलिटी है और काफ़ी सर्जन्स भी ट्रेन हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारी बॉडीज़ है जो ट्रेन करती है इवन आफ्टर रेसिडेंसी, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जन्स है, IAGS करके एसोसिएशन है, गैस्ट्रो सर्जन्स की एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया है। ये रेगुलरली और बहुत सारे जो स्टालवर्ट सर्जन्स है ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो भी काफ़ी लोगों की ट्रेनिंग करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे 3 टायर सिटीज़ में भी सर्जन्स अवेलेबल है। हाँ, इतना है कि गवर्नमेंट सेटअप में उतना एडवांस नहीं हो पाया है, बट प्राइवेट में तो मिल जाएगी डेफिनेटली। ऑलराइट। यस। डॉक्टर साहब, आपने कुल कितने साल मेडिकल की पढ़ाई करी है? मेरा एनरोलमेंट MBBS में हुआ था 2009 में। 2009 में हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर MBBS में 1.5 साल का होता है एंड थर्ड ईयर 1 साल, फोर्थ ईयर 1 साल, तो 4.5 साल की वो पढ़ाई हो गई। फिर 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी रहता है। ये हो गए 5.5। 5.5 के बाद फिर क्या होता है कि हम लोग जब जनरली इंटर्नशिप में भी अटेम्प्ट मिलता है हमें सुपर स्पेशलिटी का, बट इंटर्नशिप का काम इतना हैवी रहता है कि लेस देन 0.1% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 साल ड्रॉप लेके पढ़ाई करते बैठना पड़ता है विदाउट एम्प्लॉयमेंट, विदाउट मनी, एनीथिंग। हो गए 6.5 साल। और फर्स्ट वो भी 1 साल में अगर PG क्रैक हुआ तो ठीक है, फिर PG एंट्री मिलता है तो वो 3 साल का है रेसिडेंसी जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हमारा बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग है। उसके बाद अगेन 1 ईयर का पढ़ाई या SRशिप या जो भी है, उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत सैलरी मिल जाती है 55-75 ऐसे। एंड देन अगेन सुपर स्पेशलिटी, अगर आप डिग्री कर रहे हो तो 3 साल की। मैंने जो किया वो FNB किया, वो 2 साल का था, फेलोशिप था नेशनल बोर्ड का। तो मेरे हो गए 5.5, 6 6+3 9, 9+1 10 और 2 12 साल। आप टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। जी जी। क्या रैंक थी आपकी? मेरी रैंक इसमें FNB में रैंक 7 थी, ऑल इंडिया ऑल इंडिया रैंक रैंक 7। 7 वाह, थी। और उसके बाद मैं एनरोल हुआ मेरे फेलोशिप के लिए, है ना। वन ऑफ द ज़बरदस्त, बेस्ट सेंटर्स ऑफ द कंट्री में मेरा फेलोशिप हुआ। ज़बरदस्त। यस। अब मैं इसलिए इस बारे में बात कर रही थी कि कितने बरस लगते हैं, कि लग ये रहा है कि एक डॉक्टर अपने ऊपर जो टाइम, जो मनी और जो मेहनत इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके पर्सनल गेन की चीज़ है। और इसमें किसी भी तरह का स्टेट सपोर्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि भाई आपकी फ़ीस दे दे, या जिस साल आप तैयारी कर रहे हैं 1 साल, उसमें कुछ बेसिक स्कॉलरशिप आपको मिल जाए जिससे दाल रोटी चलती रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मुझे इस चीज़ से बहुत ही मीन्स नाराज़गी है जो सिस्टम में है। अब जो है, जैसे MBBS हो गया, ठीक है, MBBS तक के पेरेंटल सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे बच्चों का वो भी नहीं रहता। कितने बच्चे हमारे सामने ड्रॉप आउट हो गए जी। MBBS से क्योंकि नहीं सपोर्ट कर सकते, किसी का करता धरता की डेथ हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोड़े बच्चों ने हमारे सामने की बात है, क्योंकि फाइनेंशियली एवरीवन इज़ नॉट दैट साउंड टू कैरी ऑन। ऐसे में उनको कोई स्टेट सपोर्ट नहीं आता। नहीं आता मैडम, अनफॉर्चुनेटली। मतलब नो बडी इज़ बॉदर्ड अबाउट दैट सीट, ऐसा होता है। इवन मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। बताइए। हमारे जब हम लोग सेकेंड थर्ड ईयर में थे तो हमारी जो इंटर्नशिप की बैच थी, उन्होंने एक मार्च निकाला था सांगली के अंदर ही, एंड दैट मार्च वाज अबाउट इंक्रीजिंग द स्टाइपेंड। एक MBBS का इंसान जिसने MBBS क्वालिफाई कर लिया है, फाइनल एग्ज़ाम पास हुआ है, जो इंटर्न बना है, जो डॉक्टर बना है, उसकी स्टाइपेंड कितनी होनी चाहिए मैम? लगभग, मतलब 12th स्टैंडर्ड के बाद नीट क्रैक करके MBBS करके ऑलमोस्ट उसके 5.5-6 साल लाइफ के चले गए हैं।
तो एक ऐसे क्वालिफाइड ग्रेजुएट को कितना स्टाइपेंड मिलना चाहिए आपकी तरफ से? आप बताइए मुझे, आपने काफ़ी सारी दुनिया देखी है लगभग। जैसे सीनियर फेलोशिप होती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप होती जी। है, SRF होती है, तो वो भी ज़्यादा नहीं है, वो भी कम है बाकी की दुनिया के देशों से अगर जी। आप कंपेयर करें, वो बहुत कम है। लेकिन वही 40-45 हज़ार रुपये महीना मिल जाए। आपको ये जान के बहुत अजूबा, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग रहेगा या शॉकिंग रहेगा, जब मैंने इंटर्नशिप में हम लोग एनरोल हुए थे तभी 1700 रुपये मिल रहे थे हमारे सीनियर्स को पर मंथ के। 1700। 1700 मैम। बाप रे। एंड इंटर्नशिप में देर वॉज नो टाइमिंग, ये ना आप इंटर्न हो, आपको 365 डेज कंप्लीट करने हैं। आप 10 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो, 8 घंटे काम करो या 24 घंटे काम करो, समझ रहे हैं? सो दैट वाज द थिंग। हमारे टाइम से फिर जब मार्च किया, सब किया, तो गवर्नमेंट ने बढ़ा के 6000 कर दिया था। बस। आई हैव अर्नड एट 6000। आज के डेट में आई डोंट थिंक सो इट इज़ मोर देन 10,000। I don't know the current value, but I don't think so it will be much more than that. This is about Maharashtra's government seats. हम लोग डॉक्टर से बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। हमें लगता है डॉक्टर्स लूट रहे हैं, डॉक्टर सिर्फ मनी मिंटिंग में हैं, डॉक्टर सेवा नहीं करना चाहते। और हम ये नहीं जानते डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में उनको जिससे गुजरना पड़ता है, उसमें ये पूरा सिस्टम उनके ख़िलाफ़ खड़ा है। वो अपने पर्सनल ज़िंदगी की जो विषमताएं हैं उससे भी लड़ रहे हैं, सिस्टम की विषमताओं से भी लड़ रहे हैं। और इस प्रोसेस में ड्रॉप आउट्स होते हैं, सीट्स बर्बाद हो जाती हैं। और इतनी बड़ी आबादी, 140 बिलियन की आबादी, 1.40 बिलियन की, और उसमें इतने कम डॉक्टर्स हैं, तब डॉक्टर्स के साथ ये सलूक है हमारे समाज और सिस्टम का। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट क्या करें। एक यूनिफॉर्म मुझे ऐसा फील होता है, जो मैं अपने आप में प्रपोज करते रहता हूँ। मैंने थोड़े बहुत ऑफिशियल से भी बात की है कि यूनिफॉर्म इंडिया में एक यूनिफॉर्म हैंडसम स्टाइपेंड रहना चाहिए, जो जस्टिफाइबल हो, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं बट ज़िंदगी गुजारने के लिए, या एटलीस्ट सपोर्टिंग हो किसी भी पर्सन को, ऐसा मुझे फील होता है। और यूनिफॉर्म हो इंडिया में ऑल थ्रू आउट। वन नेशन है तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो ईजियर होती है इम्प्लीमेंटेशन। ये वो जगह है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म स्कॉलरशिप कोड होना चाहिए, और जिससे हर नौजवान अपना बेस्ट कर सके और बेफिक्र होकर के कम से कम अपनी पढ़ाई कर सके। जी। दिस इज़ वन एरिया वेयर अगर ये हो गया तो UCC हो। इतने बच्चे और सपोर्ट हो जाएगी, और जो क्वालिटी ऑफ ये रहेगा, जो सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। कुछ लोग सुपर स्पेशलिटी या फिर स्पेशलिस्ट इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनको पैसे कमाने होते हैं मैम, घर को सपोर्ट करना होता है, तो लोग ड्रॉप कर देते हैं। वो लोग सिर्फ MBBS तक लिमिटेड रह जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हमने हमारे कॉलीग्स, फ्रेंड्स देखे हैं। ये तो बहुत अजीब है। मतलब ये तो ये आपके लिए शॉकिंग रहेगा मैम। डॉक्टर बनाने का काम बिल्कुल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था। एक देश की सेहत उनके हाथ में है, और उसमें डॉक्टर्स को लेकर के इतनी क्या कहूँ मैं, इतनी अगर उदासीनता आज के है। दिन भी सर्वे करेंगे हम, अभी मुझे पता नहीं ऐसी कोई बॉडी, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में तो इतना मशरूफ़ हूँ इस प्रैक्टिस में कि मैं नहीं कर सकता खुद, बट ऐसी कोई बॉडीज़ रहेगी जो सारे मेडिकल कॉलेजेस का ये करे, सर्वे करे कि हाउ द स्टूडेंट्स आर लिविंग, व्हाट इज़ देयर स्टाइपेंड एंड व्हाट बेटर थिंग्स कैन बी डन। इट विल बी ग्रेट टू नो दैट नंबर्स, टू नो दैट सर्वे रिजल्ट्स। कंडीशंस क्या हैं उनकी? कंडीशंस पैथेटिक। आप मीन्स हॉस्टल ऐसे रहते थे मैम कि आप जाओगे भी नहीं। मीन्स पब्लिक टॉयलेट्स भी बेटर रहते कभी कभी। ओहो। इट इज़ सो बैड एंड आई डोंट नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट सिस्टम को ही ब्लेम कर रहा हूँ। हाँ। और उस सिस्टम के अगेंस्ट में कुछ तो हो सकता है। डॉक्टर अजहर, जब एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बनता है, हेल्थ मिनिस्टर बनता है, तो हमें लगता है वो उस पूरे से गुजरे हैं तो शायद अब बेहतर हो जाएगा। लेकिन तब भी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों की बेहतरी होती है, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल सप्लायर्स हैं उनकी बेहतरी होती है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि कौन आएगा, कौन सा मसीहा आएगा जो इसको ठीक करेगा। ये हमारे सिस्टम और जो पीपल इन पावर है उनके लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए कि अगर वो खुद भी कभी जाए उस जगह पे, दे देमसेल्फ विल आल्सो नॉट स्टैंड और सिट इन देयर हॉस्टल्स। और
आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पब्लिक टॉयलेट में जाके दिखाइए मैडम, आई विल बेट ऑन दिस, इट इज़ सो डर्टी, यू कांट इवन स्टैंड देयर फॉर अ सेकेंड। मतलब वहीं से बीमारियां लेके इंसान जी निकलेगा। जी जी जी, बहुत। सो एंड इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या फंड्स आते हैं, किधर जाते हैं, कैसे होता है, वी डोंट नो दिस थिंग्स, वी आर बिजी इन आवर लाइफ्स, मैम। सो समथिंग शुड बी देयर। हाँ, कुछ ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जी जो मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उसको देखने का या काम है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अभी जो हमने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो देखा है, विटनेस किया है पूरे इंडिया ने, उसके बाद आई वॉज हैप्पी दैट सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है एंड दे हैव इंश्योर्ड दैट सम थिंग्स वुड बी, दे विल बी मेकिंग बेटर। बट मैं और आगे जाके एक बात करना चाहता हूँ कि आप एक बेसिक लिविंग कंडीशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरीज, बट एक बेसिक चीज़ें तो ओपीडी में सब लोगों को मिले, हॉस्पिटल्स में मिले, जैसे सेमिनार रूम या डॉक्टर्स रूम नहीं रहते कहीं पे भी, हम लोग ऐसे डेस्क के ऊपर सर डाल के सो जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा जो भी मिलता है इन बिटवीन पेशेंट्स। ये हमारा वास्तु स्थिति बोल सकते हैं इसको, ये सच्चाई है। आज के डेट में इस मोमेंट पे अगर हम लोग जाके देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आपको यही सीन दिखेगा मैडम। और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है तो ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के जगहों की बात नहीं हो रही है। आप टियर 2, टियर 3 में जा कर के देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ कितनी पैथेटिक सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, ये क्या इसका एक वजह यही है कि लोग बाहर चले जाते हैं, उनको लगता है भारत में रहते हुए मैडम कुछ आप नहीं हो देखिए सकता। ना, अगर आज के डेट में भी मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने अभी आपको अपने 12 साल गिनवा दिए। मैं पुणे में एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में गया था फॉर माई जॉब, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग माई फादर्स हॉस्पिटल टू रन, आई एम नॉट हैविंग सो मच मनी टू स्टार्ट माई ओपीडी, जगह खरीद के ये सब चीज़ें करूँ, इट टेक्स अ हीवी इन्वेस्टमेंट। तो आई थॉट दैट, एंड मैं जिस बड़े हॉस्पिटल में गया उस जगह पे पेशेंट फ्लो अच्छा है एंड मेरे स्किल्स अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि म्यूचुअल बेनिफिट होगा, आई विल बी एबल टू ट्रीट पेशेंट्स वेल एंड दे विल पे मी ओके। दे हैव offered me how much, ma'am? Can you imagine? Just give me any random figure. I am 12 years experienced person, super specialist. अराउंड 150 पर मंथ। That was the lowest what you thought, right? They offered me 70,000, ma'am. हाँ, 70,000 per month. ये उनको ये कहाँ से आता है ये विश्वास कि कोई इतने कम पैसों में कैसे काम करेगा? सिस्टम वैसा बना के रखा है मैम, सिस्टम ही वैसा बना के रखा है, कोई देयर इज नो ये सिस्टम इन हिम्मत दैट। कहाँ से आती है कि इतने टेक्निकली क्वालिफाइड इंसान को आप इतना कम ऑफर दे कर आर रहे नॉट हैं? एबल टू, वो अपने जज नहीं कर पाते ना कि वेयर दिस पर्सन स्टैंड्स, या डॉक्टर की क्या नीड्स हो सकती है। 70,000 तो किसी भी डॉक्टर की सैलरी नहीं होनी चाहिए कभी भी। एक हैंडसम लाइफ, एक रोटी कपड़ा मकान, बच्चे का एजुकेशन, माँ बाप की दवाइयाँ, इसमें 2-3 लाख रुपए तो ऐसे ही निकल जाते हैं मैम आज के डेट में। इन्फ्लेशन कितना है, ये जो सारे सिस्टम बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट के जो सैलरीज बने हुए हैं, ये सब ओल्ड टाइम से है, और वो उसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं आया है जितना आना चाहिए था। तो ये सैड स्टेट है। तो इस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट एमपी की सैलरी में आया है, मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए की सैलरी और वो में। टैक्स फ्री, वो हमारे टैक्स इसमें तो टैक्स टैक्स फ्री फ्री कुछ है नहीं है। जी। तो मैम अगर यहाँ पे मेरे को एक, वही मैं अगर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ देखूँ, तो मेरे कोलीग्स है, फ्रेंड्स है जो फॉरेन जाके इवन 10 lakhs per month they are earning, and their duty is 8 hours 5 days a week, plus living conditions and everything is been taken care of, बच्चे का एजुकेशन भी, इंश्योरेंस भी। सो ये चीज़ वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इंडिया से काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी जाते हैं। That is why Indians are performing better in foreign lands than in India, पीपल obviously. प्रेफर गेटिंग ऑपरेटेड फ्रॉम इंडियन डॉक्टर्स और शोइंग इंडियन डॉक्टर्स, ऐसा एक है स्टैटिस्टिक्स मैम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी नाम आप लोगों ने कमाया, रेपुटेशन कमाई है। डेफिनेटली। ये बात सही है। बहुत से पेशेंट्स जो इंडिया में अपना ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड इलाज कराते हैं और फिर वो सेकंड ओपिनियन लेने मेयो गए या किसी और रिप्यूटेड जगह गए, तो वहाँ के डॉक्टर्स बोलते हैं, हमारे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में भी है कि डॉक्टर्स ने बोला कि इससे बेहतर इलाज हम भी नहीं करते, आपको इंडिया में बेस्ट इलाज मिला है। यस यस यस। इंडियन, हमारे अंदर एक खास बात होती है कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में भी बेस्ट पॉसिबल काम कर सकते हैं।
बट वो हम मजबूरी में करते हैं। अगर बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स रहा तो हम लोग कितना बेस्ट काम करेंगे। वाह, ये सही है कि लिमिटेड में जब इतना है। इतना अच्छा कर रहे तो हाँ, ऐसा है। कुछ अच्छी बातें की जाए। बहुत डल हो रहा है, मतलब मुझे सोच के बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतना नहीं, अपना। अच्छी बातों में ऐसा है कि मेडिकल फील्ड जो है, सी अगेन, हालांकि इट इज़ फॉर द प्राइवेट एंड द अपर क्लास एंड दोज हु कैन अफोर्ड, बट जो इनोवेशंस है एट पार विथ वर्ल्ड थिंग्स है। वी हैव वेरी गुड रेडिएशन मशीन्स, वी हैव वेरी गुड डायग्नोस्टिक थिंग्स नाउ, वी हैव रोबोटिक सर्जरीज। सो रोबोटिक सर्जरीज भी एट पार विद द वर्ल्ड है, एंड इंडिया के काफ़ी सेंटर्स में रोबोज हो गए हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए तो सबसे ज़्यादा वो रोबोटिक्स को ही प्रचारित कर रहे होते हैं, एड्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं। ये रोबोटिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि क्या रोबोटिक्स वो है कि दिल्ली में डॉक्टर बैठा है और बॉम्बे में ऑपरेशन कर रहा है? क्या लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स मिक्स होकर के ऐसा कुछ हो रहा है? दोनों ये पार्ट ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी है बेसिकली। छोटे छोटे होल्स से जो सर्जरी होती है, दोनों भी उसी के पार्ट है। लेप्रोस्कोपी में ऐसा होता है कि जो सर्जन होता है और जो टीम होती है वो पेशेंट के करीब से खड़े रह के ऑपरेट करती है। रोबोटिक में क्या होता है कि जो रोबोटिक कंसोल होता है, जिसके आर्म्स होते हैं, जिस पे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, वो चीज़ें पेशेंट के अंदर रहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, एंड सर्जन साइड में कंसोल के ऊपर बैठ के उन आर्म्स को कंट्रोल करता स्क्रीन रहता के है, ऊपर। स्क्रीन के ऊपर। यस। सो टेलीसर्जरीज भी एक ऐसा है कि जो दिल्ली में बैठा हुआ सर्जन मुंबई के पेशेंट को ऑपरेट कर सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पेशेंट साइड में जो टीम रहती है, इवन इफ रोबोटिक सर्जरी, पेशेंट साइड में एक टीम रहती ही है, वो भी बहुत कॉम्पिटेंट टीम होने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर मिसहैप हो गया तो उस टीम के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस कॉम्प्लिकेशंस को या जो भी टेक्निकलिटीज़ रहेगी उसको मैनेज कर सके। सो ये चीज़ है। हम्म। हाँ, ये बहुत डराता है सोच करके कि इंसान की जब बॉडी के अंदर मशीन गई और वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, तो तो हम वही केयर जो रहती है, जो पेशेंट टीम होती है, एक कंसोल टीम, कंसोल सर्जन होता है, और जो पेशेंट के बाजू में जो टीम होती है, दे आर इक्वली ट्रेन्ड एंड इक्वली गुड सर्जन्स, सो दैट थिंग्स आर ऑलवेज अंडर कंट्रोल। सो टेली सर्जरी जब हम बात करते हैं तो टेली सर्जरी ग्लोरीफाइड इसलिए हो पाती है क्योंकि जो पेशेंट साइड की टीम है, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। डॉक्टर साहब, ये तो मरीज़ और डॉक्टर के बीच में एक चीज़ और है जिसको हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। जी जी मतलब सिरिंज अच्छी बनी हो जिससे जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाए तो जी कम चुभे, कम दर्द हो। जी उस छोटी सी चीज़ से लेकर के ये रोबोटिक सर्जरी तक, जी या और भी बहुत कुछ हो रहा है। जी जैसे स्टंट डलते हैं, और भी जी। सर्जरीज होती हैं, जो ब्रेन की सर्जरीज होती हैं, हार्ट की सर्जरीज होती हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है और आगे आने वाला है। इसका स्पेक्ट्रम छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़ी जेनेटिक इंजीनियरिंग के इंक्लूजन के साथ भी है। तो जैसे हम किसी का भी, जब समझो ट्रांसप्लांट आपने सुना रहेगा, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, इंसान के बॉडी में हर एक स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं, HLA एंटीजन। हमारा इम्यून सिस्टम उनको पहचानता है, बट किसी और का ऑर्गन अगर हमारे शरीर में आया तो हमारा इम्यूनिटी सोचता है कि ये फॉरेनर है, इसको मारो, तो हमारा इम्यूनिटी उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए इम्यूनो सप्रेशन देना पड़ता है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके हम लोग, या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो उसकी ब्रांच है, ऐसे ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें वो HLA नाम का एंटीजन है ही नहीं, अरे वाह, तो वो हमारी बॉडी इम्यूनिटी उसको आइडेंटिफाई यही नहीं कर पाएगी, फॉरेन बॉडी के तौर पे वो नहीं उसको ये करेगी। एंड फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हार्ट्स अवेलेबल रहेंगे लोगों के लिए, लंग्स अवेलेबल रहेंगे, किडनीज रहेगी जो फंक्शनल रहेगी, और कुछ इम्यूनोसप्रेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसको अगर हम स्टेम सेल के रिसर्च के साथ मिक्स करेंगे तो उसी इंसान के जो स्टेम सेल है, हमारे तो पैदाइशी के टाइम पे स्टेम सेल का कोई कंसेप्ट नहीं था, बट अगर अभी अभी कोई कराते तो अभी हम हमारे बच्चों के जो अम्बिलिकल कॉर्ड्स है उसमें से स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करवा सकते हैं, एंड फ्यूचर में उन पर्टिकुलर सेल्स को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बने। जैसे किसी का हार्ट में बनवाना है,
किसी का किडनीज बनाना है, कार्टिलेजेस बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के से आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, जो नाड़ी होती है, नाड़ी नाड़ी का एक हिस्सा जमा कर दिया जाता है, वो ख़राब नहीं होगा। फ्रीज करके रख आप कह सकते हैं बॉडी की एक कतरन है जो काट करके रख दी गई। अगर बॉडी में कल को कुछ पैच लगना है बॉडी के अंदर, तो उस कतरन से वो पैच बना लिया जाएगा जी और वो लगा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, यही है ना? सिंप्लीफाइड तरीके से। बिल्कुल यही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो आपकी बॉडी का हिस्सा है यस, और उसका पूरा उसका जेनेटिक मेकअप पूरा आपके जेनेटिक जैसा मेकअप आप ही हैं, यस वो आप ही का हिस्सा है। यस तो आपकी औलाद से ज़्यादा वो आप है, यस और आप अपने ही अंग को, अपने ही किसी और बीमार अंग को रिप्लेस करने के लिए उसको इस्तेमाल कर लेंगे, यस और उससे वो चीज़ बना लेंगे, वो ऑर्गन बना लेंगे और वो उसको ठीक कर देगा। यस। और ये जो इसको स्टेम कॉर्ड कहते हैं, स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने का खर्च क्या है, और ये कितने साल तक प्रिजर्व हो सकता है? ये इसका खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मीन द पोटेंशियल जितना उसका है आगे चल के जो उसका फ़ायदा होने वाला है। जैसे अभी यार ट्रांसप्लांट का खर्चा अगर आप देखेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट का आज के डेट में 30 लाख 35 लाख तक जाता है, बट स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने का खर्चा आई थिंक सो इट इज़ वेरिएबल, बट 1 से 3 लाख के बीच में आ जाता है, और इट प्रिजर्व होता है 30 से 40 साल से भी ज़्यादा। अच्छा। हाँ, तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, मतलब कम टेम्परेचर के ऊपर सारे जेनेटिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हॉल्ट पे रहते हैं। जो सेल है वो उसी जगह पे आके हॉल्ट हो गई है, और जब हम उसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको फिर से ये करके स्टिमुलेशन देके उसको हम लोग एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में, मतलब हार्ट तो हार्ट, लंग्स तो लंग्स, लिवर तो लिवर, वो जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर में। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब मुझे पंक्चर बनाने वाला याद आ रहा है कि वो टायर का एक पैच लेता है और उसी पैच को टायर में दूसरे में लगा करके वो उसमें मर्ज कर देता ये है। तो ऐसा पैच है जो पूरा टायर बना देगा। जबरदस्त है। डॉक्टर साहब, ये अपने यहाँ प्रिजर्व हो जाएगा भारत जी में? होता है, हो रहा है। नहीं, भारत में तो कहीं लाइट नहीं आ रही है, पता चला टेम्परेचर नहीं वेरी मैम, कर गया। अभी वही भारत का फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है पता नहीं। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो यूएस के लोगों से भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज अवेल करते ठीक हैं, बात। और कुछ लोग ऐसे भी है बेचारे जो गरीब से गरीब देश के भी फैसिलिटीज से ज़्यादा नहीं गरीब है मिलती उनको, बहुत, है ना? बिल्कुल। तो ये हमारे पास इसको प्रिजर्व करने का एक भरोसेमंद बिल्कुल सिस्टम है है, मैम, बिल्कुल है। और ये हर जगह, मतलब मेट्रोज में काफ़ी मैम, बहुत ज़्यादा जगह पे अवेलेबल है, बहुत सारे जगहों पे। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट को आप पूछेंगे, पीडियाट्रिशियन को पूछेंगे, या अच्छे खासे ऑब्स्टेट्रिक हॉस्पिटल में जाओगे जहाँ पे ज़्यादा डिलीवरीज होती है, आपको स्टेम सेल का एडवर्टीजमेंट और उसका पूरा सिस्टम मिल जाएगा मैम। और मेरे हिसाब से कोई भी साइंस को इनिशियली दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो साइंस सच्चाई में बदल जाता है। और आज अगर कोई सोचेंगे तो कल को बच्चों में भी इतने सारी बीमारी आती है, किसी को ब्लड कैंसर आता है, किसी को क्या आता है, उसमें भी ये काम आएगा। यस मैडम, इसका इतना बड़ा पोटेंशियल है। इट इज़ अ बताइए, लाइफ गेम चेंजिंग। स्टेम सेल का बताइए मुझे। स्टेम सेल्स से आप पहली बात तो हर ऑर्गन बना सकते हैं। अभी लिवर के फेलियर की वजह से कितने सारे लोग की डेथ हो जाती है, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट फिर भी अच्छा है, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट। अभी डायबिटिक्स है, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ में किडनीज ख़राब होते हैं, डायलिसिस पे चला जाता है पेशेंट, अल्टीमेटली उसके डेथ का कारण बनता है। तो अगर हम लोग के पास ऐसे बच्चे जो अभी जनरेशन है उनकी स्टेम सेल्स रहे, तो फ्यूचर में उनका किडनीज बन सकेंगे, उनके कोई भी ऑर्गन्स खराब होंगे वो बन सकेंगे, कितने सारे लोगों की हम ज़िंदगी बचा पाएंगे। लिवर कैंसर्स के अंदर भी, अभी कैंसर में कई बार हम लोग को पूरा इंटेस्टाइन्स निकालना पड़ता है मैडम, और इंटेस्टाइनल फेलियर इज़ वेरी डेंजरस। पेशेंट की ज़िंदगी नहीं बच पाती बहुत बार। इंटेस्टाइन्स अगर हम लोग ने उससे बना लिया तो वो एक ये हो जाएगा, बना लेंगे। अभी ये जो साइंस है वो इनिशियल इन्फेंसी में है, अभी वो बहुत यंग साइंस है, बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है मैम, और बनाए हुए भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट थोड़ा और परफेक्शन की ज़रूरत है इस साइंस में। तो साइंस की खूबी यही है कि वो अपने को इम्प्रोवाइज करता जाता है। धर्म की तरह वो रुका हुआ नहीं होता है। ऐसे भारत में भी मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिसर्च फंडिंग जो है वो बढ़ेगी इंशाल्लाह आगे चल के, क्योंकि रिसर्च से ही ये सब चीज़ें बाहर आएगी, है ना। आज के डेट में हम लोग सिर्फ जो
मीन्स है उसको प्रोवाइड करने में ही जुटे हुए हैं। बट आगे चल के एक ऐसा भी दौर आएगा जब रिसर्च फंडिंग इतनी रहेगी कि ऑल दिस थिंग्स विल बी वेरी अभी गवर्नमेंट पॉसिबल। रिसर्च है, फंडिंग है इसमें? आई डोंट थिंक सो। यानी कि सारा कुछ अगर प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में है और वेंचर कैपिटलिस्ट ही इसको फंड करेगा, तो वो तो आरओआई देखेगा कि भाई हमें वापस कितनी जल्दी कितना मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही रहेगा, वो वेलफेयर ओरिएंटेड या फिलेंथ्रॉफी या ह्यूमैनिटी उसमें नहीं होगी। एक चीज़ है ना यहाँ पे क्या है मैम कि हमारी गवर्नमेंट और हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम इतने प्रॉब्लम से जूझा हुआ है कि अभी जैसे एम्स देख लीजिए, एम्स फिर भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे एम्स आ गए। हमारे टाइम पे तो एक ही एम्स था जब हम पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे बनने लगे। तो ऐसे जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जो हायरार्कियल इंस्टीट्यूट्स है, जहाँ पे काफ़ी लोग हैं, रिसर्च होता है। एम्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसर्च प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। जीबी पंत हो गया, सफदरजंग जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स काफ़ी जगहों पे रहने चाहिए। मुंबई में, महाराष्ट्र में भी है, बट थोड़ा लिमिटेशन है, इतने बड़े स्केल के नहीं है मैडम। तो जैसे जैसे ये बनेंगे और अच्छे होते जाएंगे तो वी कैन होप दैट उसमें भी काम चलता रहे। बट मैम ये जो इंटरेस्ट रहता है डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स को आप जब तक ठीक ढंग से पे नहीं करोगे इतने हाईली इंटेलेक्चुअल को, तो वो कैसे उसको ट्रांसलेट कर परस्यू कैसे पाएगा? करेगा? यस यस, वो भी एक एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। हम्म। आज के डेट में कॉल सेंटर वाला भी डॉक्टर्स से ज़्यादा कमा रहा है कई जगहों पे। सही कह रहे हैं। तो मैम कैसे हो जाएगा? लाइफ में क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूँ अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को? और एक 17-18 साल का नौजवान जी अगर वो ऐसे सोचती है या सोचता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे किसी काम में जाना है, उसके पास कितना भी ये वाला टैलेंट होगा, मगर अगर उसको पैसे नहीं दिख रहे होंगे तो वो ज़ाहिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने की तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिसिन में पैसे की तरफ देख के सोच के आना ही नहीं चाहिए किसी ने भी, अनटिल किसी के फादर का हॉस्पिटल हो या कोई बैकअप हो, वो भी एक्चुअली नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी सैड दैट वी लुक अपॉन टू दिस थिंग्स। मेडिसिन में आने का एक ही मकसद होना चाहिए कि एक्सीलेंस इन पेशेंट केयर, हेल्थ केयर एंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू आपका डू। मकसद क्या था? मेरा मकसद वही था कि मैं ज़्यादा लोगों के लाइफ्स को टच करना चाहता था। एंड मैंने समझा कि डॉक्टर्स बन के अगर मैं एक भी पेशेंट की जान बचा सकूँ या कुछ उसकी ज़िंदगी में चेंज कर सकूँ, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँ। कांदीवली चाली की जिस माहौल से आप आए थे, वहाँ आपने बहुत बीमारी और बहुत मेडिकल ज़रूरत देखी होगी, जी है ना? जी जी तो जी। आपको उस वक्त ये मोटिवेशन था कि आप यस सफरिंग को कम करेंगे। यस यस यस। तो मेरे एक पर्सनल ट्रेजेडी है। मेरे यंगर ब्रदर भी पुअर हाइजीनिक कंडीशंस एंड थोड़ा सा मेडिकल नेग्लेक्ट, उसके वजह से ही लॉस्ट हिज लाइफ एट द टेंडर एज ऑफ 17 ईयर्स। 17 इयर्स का भाई आपके चले गए? यस यस यस। क्या तो हुआ? उसको वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हो गया था, जो वहाँ के डॉक्टर्स को जल्दी से नहीं समझ में आया था। एंड उसका इम्पैक्ट हमारे ज़िंदगी में हमेशा रहेगा और रह गया था। तो वो एक चीज़ था। अगेन देर वर मल्टीफैक्टोरियल, पुअर सैनिटेशन, पुअर लिविंग कंडीशन, बहुत सारी फैक्टर्स आ गए, पुअर मेडिकल एंगल टू इट। बट ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देता है कि वी शुड बिकम बेटर एंड बेटर। डॉक्टर साहब, घर से आपको माहौल मिला इस तरह की देर तक चलने वाली और कम पैसे देने वाली पढ़ाई करने के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग ऑप्ट नहीं करते। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो प्रिपेयर कर रहे थे, बट उन्होंने बीच में छोड़ दिया। बट मैंने सोचा था और मेरे पेरेंट्स ने वो विजन रखा कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, बच्चे को जो करना है वो करने देंगे। और मैं उनका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार तो रहूँगा ही। उनकी विजन था कि जो मुझे पुश करता रहा कि मैं परसू करूँ, और उन्होंने सपोर्ट किया है बहुत सालों तक, जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आया, जो कि बहुत देर से आया, बट स्टिल। एंड इवन मेरे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी अभी, मेरी वाइफ, उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, पीजी प्रिपरेशन कर रहा था। उस टाइम पे शी हैज़ हेल्प। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं बचपन के, स्कूल फ्रेंड्स, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। एक कनाडा में है और एक मुंबई में ही है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो बहुत सपोर्ट मिला है। मैं इधर उन लोगों के बलबूते पे हूँ आज। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड फॉर ऑल ऑफ देम, एंड आई एम लकी दैट अल्लाह ताला ने मेरे ज़िंदगी में ये सब लोगों को, वंडरफुल लोगों को भेजा। मदर? मदर ने तो पहले दिन से जो इम्पैक्ट किया है दिल के ऊपर,
बचपन से बोलती थी। आपकी तो माँ क्या करती हैं? मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, उसकी अच्छा। बहुत यंग एज में शादी हो गई थी। वो हमें पढ़ाती थी जो भी उसको आता था। एंड काफ़ी she because of her only I am here, in short, every aspect. And the biggest thing what I learned from her is कितने भी खराब कंडीशन, कितने भी बुरी कंडीशन में उसने कभी होप्स छोड़ना नहीं सिखाया। इसलिए आज मैं जब मेरा कोई भी पेशेंट आईसीयू में कितना भी ख़राब रहता, तो जब तक एंडिंग नहीं आती तब तक मैं उसके होप्स नहीं छोड़ता। मेरे से जो बन पड़ता है वो मैं करता हूँ। तो वो उसी से इंस्पिरेशन आई है कि कभी भी होप्स नहीं छोड़ने चाहिए। एंड शी ऑलवेज पॉजिटिवली मोटिवेटेड मी। मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम सबकी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। इंडीड होता ही है। आखिरी आखिरी लम्हे तक मदर्स याद रहती हैं और उनकी बातें याद रहती हैं। जी जी। मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ वापस आते हैं। बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि हमारे सामने मेडिकल इंजीनियरिंग किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ देता है। अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहे तो उसको इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होना है या मेडिसिन का स्टूडेंट होना है या फार्मा का स्टूडेंट होना है? सो अभी फार्मा और मेडिसिन का स्टूडेंट रहेगा तो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम। तो उनको उसमें एंटर करने के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग बोलिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज़ बोलिए, इसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जो फार्मा लाइन से ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो उसमें मेडिसिन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन जो भी हम लोग ने देखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिस, ये जो भी 3D चीज़ें आ रही है, जैसे 3D बोन रिकन्स्ट्रक्शन भी होता है मैडम। ये क्या होता है? 3D बोन रिकन्स्ट्रक्शन एक ऐसा, जैसे हम लोग 3D प्रिंट होती है, आपको कोई भी समझो ये स्ट्रक्चर आपको प्रिंट करवाना है तो आज के डेट में वो 3D प्रिंट में भी अवेलेबल है। वैसे हमारे बॉडीज़ भी एक 3D स्ट्रक्चर है, हमारे बोन्स भी। कभी कभी बोन्स का रिप्लेसमेंट या किसी पार्ट का रिप्लेसमेंट, उसका एग्जैक्टली सीटी स्कैन करके वैसा वो प्रिंट करना। सेम कंपोजिशन? जी। कंपोजिशन इज डिपेंड्स ऑन अलॉय क्या यूज़ किया है, बट वो उतना वेट बेयर कर सकता है, हेल्प कर सकता है। सो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है। उसके अलावा अभी जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इंसुलिन या जेनेटिकली इंजीनियर्ड थिंग्स जो हम बनाते हैं। इंसुलिन जब नहीं था तो टाइप 1 डायबिटिक सारे मर जाते थे मैडम। तो बैंटिंग एंड बेस्ट, ये जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डॉग के पेनक्रियास से पहली बार इंसुलिन निकाला। बट वो प्रोडक्शन कितने डॉग को मारेंगे इंसुलिन बनाने के लिए? तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसा काम किया कि जो इंसुलिन की जीन होती है, उस इंसुलिन की जीन को उन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर इनोकुलेट कर दिया। अब क्या होता था, जब वो बैक्टीरिया डिवाइड होता था तो वो साथ ही साथ इंसुलिन बनाने लगता था। तो जब वो इंसुलिन बना रहा था, वो इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके हम उसको कमर्शलाइज करते थे। आज के डेट में ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं। अभी वैक्सीन भी एक उसी का एग्जाम्पल है। सो दिस इज़ अ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग is having huge spectrum and huge scope in the future. आपने कुत्ते का जिक्र किया यहाँ पर। ये बताएं कि दो सवाल हैं। एक तो क्रूएलिटी ऑफ अगेंस्ट एनिमल है, और दूसरा वो लोग जो वेजिटेरियन है प्योर। तो ये वाला एथिकल क्राइसिस भी आता होगा आप लोगों की ज़िंदगी में रिसर्च लेवल पर? आप तो खैर प्रैक्टिशनर हैं, मेडिसिन के और सर्जन हैं। जब ये 1926-20s की बात है, तो उस टाइम पे क्रूअलिटी इंसान पे इतनी ज़्यादा होती थी, एनिमल्स का तो आई डोंट नो कितने लोग सोचते थे। बट क्रूअलिटी अभी भी तो क्रूएल्टी अगेंस्ट ह्यूमन काफ़ी है। हाँ, अभी भी है मैम, नो अनडिनाएबली। बट बाकी का जो सेकंड वाला पार्ट आपने बोला रिगार्डिंग ये जो है, अगर किसी का पेशेंट है जो उसी चीज़ से बच सकता है, वो इंसान बोलेगा कुछ भी करो बट मेरे पेशेंट को बचा लो। समझ रहे ना? उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं था। अभी जो हो गया वो बैक्टीरिया से हम लोग बना रहे, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। ऐसे कोई रिलीजियस इश्यूज भी नहीं आते उसमें। बैक्टीरिया में नहीं आते? बैक्टीरिया भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी मुझे बैक्टीरिया के इमोशंस के बारे में तो नहीं पता मैम। नहीं, जिसको दिया जा रहा है वो वेजिटेरियन है और उसने तय किया हुआ है नहीं तो कि मैम, लोग तो दही भी खाते हैं ना, दही तो बैक्टीरिया का पूरा ये है। व्हाट अबाउट वेगन्स? वेगन्स दही भी नहीं खाते हैं। वेगन्स को अभी अपने चॉइस है, जिंदा रहना है या मेडिसिन अवॉइड करना है। ट्रू ट्रू। और रहा क्रूएल्टी का सवाल मैम, पता नहीं, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग।
एनिमल, इट इज़ डेफिनेटली अ क्रूएल्टी, बट साइंस को सैक्रिफाइसेस चाहिए रहते हैं बहुत बार, और वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और उसके वजह से ही आज बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब समवेयर डाउन द लाइन एक इंसान की मौत से करोड़ों लोग बचे हुए हैं, ऐसा है। दैट इज़ अ फैक्ट, हार्ड फैक्ट। हाँ, ठीक कह रहे हैं। अभी जो स्पेस में क्राफ्ट्स भेजे जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट, उसमें वो साइन करवाया जाता है कि हो जी सकता है ना बचे, जी, और वो होता है, नहीं बचते हैं। अभी भी तो स्टक है हमारे हाँ, सुनीता अभी भी विलियम्सन। सुनीता विलियम्स ट्रक है, और चावला हमारी यस। चली गई, तो वो तो रहता ही है। सही है। तो ये मॉरल एथिकल क्वेश्चंस जो हैं, वो उसमें साइंस नहीं पढ़ता है। साइंस को अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, जी जी वो उसी में। और ये बात सच है, क्योंकि हम बचपन में हमें ये बताया जाता था कि जो खून, जिन लोगों में खून की कमी होती है, तो वो एक सिरप पीते थे, और कोई कोई लोग कहते थे ये किसी जानवर का ब्लड है जो, और ये पिलाया जा रहा है, और हम उससे फिर परेशान हो जाते थे कि ये ब्लड पिलाया जा रहा है, हमें डॉक्टर ने ब्लड लिख दिया किसी का। ऐसा होता है क्या? किसी का भी ब्लड अगर आप बॉटल में डाल दोगे तो जमा हो जाएगा ना मैडम। ये तो चलो, सिंपल सी वो बात मेरा है। बचपन का मसला हल हुआ। ये मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जो आज के डेट में क्रांतिकारी रूप से ये है, मतलब इन्फॉर्मेशन ओवरडोज है और मिस इन्फॉर्मेशन ओवर से ओवरडोज्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मामले में भी बहुत ऑर्गन ट्रेड को लेके अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बड़ी बात होती है। और आजकल मैं आपको बताऊं, जब भी कोई मिसिंग होता है पर्सन, खासकर युवा बच्चा कोई इन देयर टीन्स, तो पहला ध्यान इधर जाता है, अरे हमने तो ये सुना है कि ऑर्गन ट्रेड है। तो डॉक्टर्स इस मामले में क्या एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनकी, कि भाई अगर ट्रांसप्लांट होगा तो वो क्या क्या देखते हैं, कहाँ से आ रहा है ऑर्गन? सबसे पहली बात तो जब ट्रांसप्लांट सेंटर्स जो है काफ़ी सारे हैं इंडिया में, वहाँ पे लार्जली चीज़ें होना मुश्किल है ऐसा सब, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री होती है, एक पर्टिकुलर डॉक्टर्स उसके पीछे असाइंड होते हैं जो ट्रांसप्लांट रजिस्ट्रीज देखते हैं। अगर आप लाइव डोनर भी कर रहे हो, लाइव डोनर का मतलब होता है कि एक जिंदा इंसान के पास 2 किडनी है तो 1 किडनी दे सकता है या आधा पार्ट ऑफ द लीवर दे सकता है। वो जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनका क्या रिलेशन है, स्पेसिफिक रिलेशनशिप रहना चाहिए तभी वो दे सकता है। तो ट्रैफिकिंग और बिजनेस तो लोग कहीं पे भी करते हैं, और ये फील्ड भी उससे कोई अलग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने किया है, बट किसी ने कभी ये नहीं सोचा है कि क्यों किया है उन्होंने, क्यों उनको इतने पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। लालच तो है ही है, बट क्यों उनको इतना पेड नहीं थे क्या वो, कि उनको ये सब करने की नौबत पड़ी। कोई भी डॉक्टर को अपनी मर्जी से तो इतना नहीं करेगा ना, जस्ट फॉर सम मनी। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। बड़ा ट्रिकी इशू है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत बड़े अमीर लोग और ज़्यादा पैसा कमाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, तो कोई अमीर डॉक्टर भी और ज़्यादा अमीर होने की हो कोशिश सकता कर सकता है, है। इंडिविजुअलाइज्ड है। वो बहुत इंडिविजुअल केसेस पर डिपेंड करेगा। जी लेकिन आजकल बज़वर्ड है बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, जब भी कोई मिसिंग पर्सन, खासकर अगर यंग बच्चा है, तो लोग परेशान होते हैं, और फिर आपस में इस तरह की बातें होती हैं कि भाई आजकल ये प्रैक्टिस हो रही है, ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है। इसके लिए ना जो सिस्टम रहना चाहिए वो बहुत स्ट्रिंजेंट रहना चाहिए, कि कहाँ से ऑर्गन आ रहा है, कौन है, उसका पूरा डेटाबेस रहना चाहिए। जो भी जिसका भी ऑर्गन है, जो डिसीज्ड है पर्सन, या फिर जो लाइव डोनर भी बनता है लेकिन इसका कोई ब्लैक मार्केट भी तो होगा। मैंने कभी उसके बारे में इतना ये नहीं किया मैडम, हो सकता है अभी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड सच अ सिचुएशन मेरे इस प्रैक्टिस में, ऐसे कुछ कभी आया नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, इस बारे में बताइए कि भारत में एनवायरनमेंट और पोल्यूशन को लेकर के जो फिक्र है, उसमें गैस्ट्रो की कौन कौन सी बीमारियां आगे बढ़ी हैं? सिर्फ पोल्यूशन, बैड वाटर, बैड फूड, अडल्ट्रेटेड फूड, और स्पूरियस ड्रग्स, और वाटर मैडम, ये तो कंटामिनेशन। इतना बड़ा टॉपिक है कि हमें पूरा पॉडकास्ट नया करना पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा। हाँ, क्योंकि कैसा है, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपके बचपन में रहा हुआ होगा और आज का है, आप खुद ही मुझे बता सकते हैं कि कैसी आपकी जो बचपन के समय की जो एयर थी, वो इवन पानी और खाने के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। रहा सवाल ड्रग्स का, तो जो ड्रग्स अभी अवेलेबल है, आप कोई भी ड्रग ले लीजिए,
इतने सारे रिसर्च अवेलेबल है जो स्टैंडर्ड कंपनीज में भी, जो लोग अपने क्राइटेरियाज को मीट नहीं कर रहे थे। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी काफ़ी सारा आया था डेटा, मेरे को उसके डिटेल्स में नहीं जाना हाँ है, हाँ, उन बट कंपनियों ने सरकार को दिए जो अब इस तरह के केसेस में मुलविस थी। तो मैडम वो सब केसेस कहाँ हैं आज के डेट में? वो क्यों उसके ऊपर कोई ये नहीं कर रहा है? बड़े बड़े मसालों की कंपनी को रिजेक्ट कर दिया है बाकी के कंट्रीज़ ने, और वो हमारे कंट्रीज़ में हम बिंदास खा रहे हैं। उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना मैम। तो ये चीज़ है, हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं। एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा इशू हो गया। दवाइयाँ भी कितनी सेफ और स्टैंडर्डाइज्ड है, उसके अंदर के जो एक्सिपिएंट्स है, जो इम्प्योरिटीज़ है, जिसका एक लिमिट रहता है, वो कितने इम्प्योरिटीज़ है, वो हम लोग नहीं जानते आज के डेट में भी। डॉक्टर साहब बताइए कि क्या कोई कोरिलेशन है डिपार्टमेंट्स में जो ये बताए कि ख़राब खाना, मिलावटी खाना, गंदा खाना और जो ऐसे एजेंट्स डाले जाते हैं खानों में प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, उनकी वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं और इसको वो इन्फॉर्म करे सरकार को, जिससे सरकार नियम बना करके रोके कि आप खाने में ये वाले एजेंट नहीं डालेंगे, ये वाला कलर नहीं डालेंगे, ये वाली स्मेल नहीं डालेंगे, फ्रेगरेंस नहीं डालेंगे। ऐसा पूरा FSSAI जो है हमारी बॉडी है, FSSAI FSSAI, और सारे जो इंग्रेडिएंट्स की ऐसी लिस्ट है, और उनका एक लिमिट्स भी है, सेफ अपर लिमिट जो हम लोग उसको बोलते हैं, वो सब प्रिस्क्राइब्ड है सारे गवर्नमेंट के। जो ये है, जो नॉर्म्स होते हैं इवन फॉर प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेटिव्स के लिए भी है। तो कोशिश करना चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स भी अब स्टैंडर्ड कंपनीज के हैं, प्रिजर्वेटिव्स का प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर रहेगा तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड एज सच। बट अगर कोई उसको वायोलेट कर रहा है, और कैसा होता है मैम, ये जो चीज़ें होती है वो तुरंत नहीं समझ में आती हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स इसका इफेक्ट आता है। फिर वो रेट्रोस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, समझ रहे? तो ये सारी चीज़ों का लंग्स के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के ऊपर, और कभी कभी कैंसर के रूप में भी ये चीज़ें होती है, या स्लो टाइप की पॉइजनिंग या हैवी मेटल पॉइजनिंग होने लगती है, अनएक्सप्लेन एनीमियाज होता है, तो ये सब चीज़ें होने लगती है। बट इसका जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है उसका एट ए पर्टिकुलर इंटरवल्स एनालिसिस हो रहा है कि नहीं, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मेट्रोस की ज़िंदगी में 2 मिनट नूडल्स या क्विक फिक्स फूड्स जो होते हैं जी। वो बहुत आ गए हैं, और जो बच्चे अपने घर वालों से दूर हैं और पीजी एकोमोडेशन में या इस तरह रहते हैं, डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के बीच में कोई इंटरफेस है कि दोनों मिल करके आएँ, बताएं आकर के कि आप जिम तो जा रहे हो, आप बहुत अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रख रहे हो, लेकिन ये जो खा रहे हो ये बिल्कुल मना होना चाहिए। डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर न्यूट्रिशन साइंस को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो वी आर नॉट क्वालिफाइड एज सच। बट अभी जैसे गैस्ट्रो का डॉक्टर है तो वो उसके साइंस को पढ़ता है, क्योंकि उसके उसमें वो है। बट अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो नहीं पढ़ेगा। तो अब ऑर्थोपेडिक से अगर आप जाके एडवाइस लेंगे तो ही विल नॉट बी वेरी वेल वर्स, बट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा। रहा सवाल जो न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियंस है या वो जो लोग हैं अभी, दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के डेट में इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि वी डोंट नो हु इज़ हु। यस। सो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जो रहते हैं, पहली बात तो हमको उनको ट्रस्ट करना चाहिए, एंड देन उनके बीच में सी जनरली हमारे ओपीडी में या हमारे यहाँ पे भी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस रहते हैं, जिनको हम लोग रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को। ये पर्टिकुलर बीमारी है तो वी आर सेंडिंग देम टू द न्यूट्रिशनिस्ट, और ये पर्टिकुलर डाइट उसको चाहिए पेशेंट को। रहा सवाल जो डाइट इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्सरसाइज। Exercise is just for the outlook, but diet will actually make you healthy or unhealthy. So diet is most important. डॉक्टर तो ज़िंदगी में बाद में आता है, पहले खाने से जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसको रोकने की अगर कोशिश हो जी। तो डॉक्टर की एंट्री डिले की जा Delay सकती की जा है, सकती है है। ना? ये इसके लिए एक है कि बचपन में जैसे करिकुलम होता है हमारा, तो एक थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन का चीज़ें रहनी चाहिए अंडर द हेडिंग ऑफ साइंस और वॉट एवर सब्जेक्ट। न्यूट्रिशन साइंस थोड़ा पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे फाइनेंस पढ़ाया जाना रहना चाहिए। उसी तरह ये भी एक साइंस है जिसको एक छोटे से लेवल पे इंट्रोडक्टरी टाइप ऑफ, कि ताकि बचपन में जो चीज़ें पढ़ी रहती वो काफ़ी दिनों तक याद रहती है।
है ना, तो हो जाना चाहिए ऐसा। हाँ, डॉक्टर साहब आपसे बात करके महसूस हो रहा है कि आपकी जो ज़बान है वो हिंदी नहीं है। आप बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं? हमारी हमारी बहुत मिक्स हिंदी है, आपकी जैसी प्योर हिंदी उर्दू वाली हिंदी नहीं है। हम लोग, मैं महाराष्ट्र से हूँ और बेसिकली मुंबई में बड़ा हुआ हूँ, तो मराठी ज़्यादा हमारे यहाँ चलती है और आप हमारी। मराठी बोल लेते हैं? जी बिल्कुल, हम हमारे पेशेंट हमारे बोलने के ऊपर ही ठीक होते हैं। ओह! तो मराठी में हम लोग जब उनसे बात करते हैं तो दे फील वेरी कंफर्टेबल। कुछ बोल के बताइए। दर्शकों से कुछ कहिए मराठी में। जेवण खाणं वगैरे सगळं आपलं व्यवस्थित ठेवायचं आणि जास्त बाहेरचे सोशल मीडियाच्या लोकांवर जास्त विश्वास नाही ठेवायचा. जे आपण खात आलो आहेत, जे आपण खातोयत आणि जे आपल्या डॉक्टरांनी आपल्याला खायचा सल्ला दिलेला आहे, ते व्यवस्थित पाळायला पाहिजे आपल्याला. तरच आपलं आयुष्य सुखरूप आणि सुंदर राहील. मुझे कुछ-कुछ समझ में आ गया। जी, जी. इट मराठी वाज़ और अ गुड हिंदी। मैसेज। येस, यस, येस. यस। हाँ, उसको फ़ॉलो करें आप लोग। बिल्कुल ठीक बोला है डॉक्टर साहब ने। एक मैसेज जनरल पब्लिक को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं देना चाहता था कि अभी के जो रिसर्च है, करंट रिसर्च रिलेटेड टू कैंसर्स, हर्निया एंड बहुत सारे सर्जिकल डिसीजेस, उसमें लैप्रोस्कोपी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी का इतना ज़्यादा रोल है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आप इक्विवेलेंटली उससे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप सर्जिकली जाते हो तो आपको लैप्रोस्कोपी का ऑप्शन आप एज ए राइट आप पूछ सकते हो। और लैप्रोस्कोपी से काफ़ी सारे एडवांटेजेस है जो आपको मिलेंगे। स्कार का एडवांटेज है और डिक्रीज कॉम्प्लिकेशंस का एडवांटेज है, तो वो एक आपका राइट है। तो आपको जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके लिए पूछना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लैप्रोस्कोपी अवेलेबल है, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरीज, एंड आपको उसको अवेल करना चाहिए। कुछ कंडीशंस रहते हैं जिसके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता, तो उसमें ओपन सर्जरी कन्वेंशनली नॉर्म यूज़ होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं स्पेसिफिकली देना चाहता हूँ व्यूवर्स को आपके। डॉक्टर साहब हर्निया भी लैप्रोस्कोपी से ठीक होता है? 100%, अच्छा, 100%, यानी 100%। एडवांस स्टेज में भी किसी को है तो वो जा सकता है बिना डरे? यस, यस, यस। हर्निया के बहुत सारे लेवल्स रहते हैं और 90 आज के डेट में जो अवेलेबल है एक्सपर्टीज़, मोर देन 95% ऑफ द हर्नियाज लैप्रोस्कोपिकली डील कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा कोई हर्निया जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, 10, 12, 15 सेंटीमीटर के ऊपर का अगर डिफेक्ट है हर्निया का, उस केस में भी कुछ एक्सपर्ट्स तो कर लेते हैं, बट हर कोई नहीं कर पाएगा, बट पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि नॉट पॉसिबल। हर्निया तो सबसे बेसिक सर्जरी है जिसके लिए लैप्रोस्कोपी है। आजकल तो कैंसर सर्जरीज, पूरे इंटेस्टाइन्स की, ईसोफेगस की, बहुत सारी चीज़ें लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक से होती है मैडम। अल्सर्स भी? काफ़ी हद तक। अल्सर्स के लिए अभी नोवेल ट्रीटमेंट ऐसे है कि दवाइयाँ इतनी स्ट्रॉन्ग आई है कि जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर दवाइयों के पार कोई अल्सर है या कोई और बीमारी की वजह से अल्सर हो रहा है तो डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी आराम से हेल्प कर सकती है। अभी आप और पढ़ेंगे या हो गया है? हमारा कंटिन्यूस रहता है मैम, और हमारे में एक ये रहता है कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, CMEs हम लोग अटेंड करते रहते हैं। तो मैं अभी रोबोटिक सर्जरीज परस्यू करने ही वाला हूँ। दिल्ली में भी काफ़ी बड़ा सेंटर है, तो वहाँ पे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो कोलोरेक्टल सर्जरीज में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं हर साल थोड़ा थोड़ा सीख के अपने कंट्रीमेंस के लिए टेक्नोलॉजीज एडवांस से पॉसिबल करते रहूँगा। ऐसे होनहार डॉक्टर्स हमें और मिलें, आपकी ट्राइब, आपका कुनबा बढ़ता रहे। कोई ऐसी बात जो आपको याद आ रही हो? एक बात है, एक बार जब मैं एमआरशिप कर रहा था मैडम, तो एक डॉक्टर थी, तो 15-20 मिनट्स मैं आधा पौना घंटा हो गया उनको मैंने कार्ड दिया था, मिलने से पहले कार्ड देते थे। तो फिर इमरजेंसी में मुझे कुछ तो जाना पड़ा था घर पे। फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब गया उन डॉक्टर के पास नेक्स्ट विज़िट पे कि मिलना है, हम लोग एडवर्टीज़मेंट करते थे कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, आप प्लीज़ देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे बहुत जलील किया था कि आप लास्ट टाइम कार्ड रख के गए थे, हम कभी आपसे मिलेंगे नहीं, ऐसे वैसे आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मैंने कहा मैडम इमरजेंसी थी इसके लिए जाना पड़ा।
उस दिन मैंने सोचा था कि मैं ये डॉक्टर से भी ज़्यादा बड़ा अच्छा बनूंगा और सबकी रिस्पेक्ट करूंगा और मैंने अभी अचीव कर लिया। उन डॉक्टर से मुलाकात हुई? नहीं, फिर से जाके मिला नहीं, बट मुझे पता है मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, तो आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ माई सेल्फ। ये हुई कोई बात। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि मैं उनसे बेहतर बनूंगा, उन तक पहुंचूंगा, उनसे बेहतर बनूंगा, लेकिन मैं किसी से मिसबिहेव नहीं करूंगा। क्योंकि मैं मिसबिहेव करूंगा तो उनमें और मेरे में फ़र्क नहीं रहेगा ना। लवली, बहुत खूबसूरत है ये। ऐसे किस्से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जहाँ कोई बहुत छोटे ओहदे पर जैसे कांस्टेबल है कोई, और फिर वो आईपीएस क्रैक करता है, जी। और जिस दरोगा ने उसके साथ मिसबिहेव किया होता है वो उसको सैल्यूट कर रहा होता है। वो बदला नहीं ले रहा है, लेकिन अपने आप सब कुछ सेट हो रहा है, सब कुछ ठीक ऊपर हो वाला रहा है। है ना। तो ये जो ह्यूमन एजेंसी है ना, कि इंसान कोशिश करे, दिल में ठान ले तो क्या नहीं कर नहीं कर सकता है, ये उसकी एक मिसाल है। बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। थैंक यू थैंक यू सो मच।